नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और 2 मिनट में बताएंगे आपको 10 बड़ी खबरें। देहरादून में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की फरियाद। बुद्धा टेम्पल में तिब्बती लोगों ने किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत, सीएम ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार ऑरेंज अलर्ट जारी। अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की आशंका। काठ गोदाम में बारिश के दौरान गिरा पेड़, हल्द्वानी में सियासत भी हुई तेज। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक परूटिया ने दर्ज कराई रिपोर्ट, जिम्मेदार अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग। देहरादून में पहली बारिश तालाब बनी स्मार्ट सिटी, प्रशासन के दावों की खुली पोल। कांग्रेस में सरकार पर जमकर साधा निशाना। उत्तराखंड में मानसून के दौरान चुनौतियों से निपटने के लिए एसडीआरएफ तैयार, प्रदेश भर में एसडीआरएफ ने 15 टीमें की तैनात, प्रशासन ने जारी किया आदेश। मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग तैयार, प्रशासन ने जारी किया आदेश। रुड़की में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर किया फायर, फायरिंग से इलाके में मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। उत्तरकाशी में सिंचाई विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई सही कार्रवाई, डीएम पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप। मसूरी में वार्षिक मौंड मेले की शुरुआत, मौंड मेले पकड़ी गई कई टन मछलियां, हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ। देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कानून में वैधानिक अड़चन आने के चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में ये 3 नए कानून देश भर में लागू होने से सभी चीजों का सरलीकरण हो सकेगा, साथ ही लोगों की समस्याओं को भी आसानी से समाधान हो पाएगा। देहरादून में सीएम धामी ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की फरियाद सुनी, साथ ही मौके पर अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को सुलझाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक और जहां जन शिकायतों के निस्तारण के लिए गंभीर दिखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन्हीं समस्याओं को लेकर कई अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल पिछले 1 महीने से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में 20 विभागों के 1523 L1 स्तर के अफसरों में से 643 ने पोर्टल पर लॉगिन तक नहीं किया। वहीं अब इसको लेकर एक और जहां कांग्रेस सरकार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार अपना बचाव कर रही है। कि इस राज्य की यही समस्या है कि मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े बड़े दावे करते हैं, स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं, लेकिन वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आता। जब मुख्यमंत्री पोर्टल जिसमें आम जनमानस शिकायत करता है, उसके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकार ने की, लेकिन वो पोर्टल ऐसा है कि उसमें शिकायत कितनी भी कर लो, जो है शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होती और अधिकारी जो है उसका संज्ञान ही नहीं लेते हैं। शिकायतों को अगर देखेंगे ही नहीं तो संज्ञान कहाँ से लेंगे, और अगर उस पोर्टल पे जो नंबर दिया गया है बैंक, उस पर फ़ोन करो तो फ़ोन ही नहीं उठता है। तो ये बड़ी दिक्कत है। मुख्यमंत्री स्वयं मान रहे हैं कि जो है उनके विभाग के कई अधिकारी जो है इस पर लापरवाही बरत रहे हैं, और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस राज्य में ब्यूरोक्रेसी हावी है। मुख्यमंत्री के आदेशों का कोई भी जो है असर ब्यूरोक्रेसी पे नहीं पड़ रहा।
ऐसा नहीं है। जो पोर्टल खुला है, जो नंबर फ्लैश किया गया जनता के लिए, मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने इसलिए किया कि जनहित के जो भी कार्य हो या जनता की जो भी शिकायतें हो, उनकी परेशानियां, उनको दूर किया जाए अधिकारियों के द्वारा। अगर अधिकारी इस तरह की लापरवाही बरतेंगे तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो सख्त रुख अपनाया है, तो मुझे लगता है बिल्कुल बेहतर है। वो अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि जिस जनता ने, प्रदेश की जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में चुना है और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पांचों की पांचों लोकसभा सीट दी है, तो मुझे लगता है प्राथमिकता पे पूरी प्रदेश की जनता के काम होने चाहिए, उनकी शिकायतों का निवारण होना चाहिए। तो इसीलिए पुष्कर सिंह धामी जी ने इसमें कठोर कदम उठाने की बात कही है और अधिकारियों को कहा है कि जल्द से जल्द जितनी भी जो शिकायतें आती है उनको अपने संज्ञान में लें और उनका निराकरण करने का काम करें। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर करारी हार का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड में बीजेपी ने तीसरी बार लोकसभा की 5 सीटें जीती हैं। इस हार के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने टिकट बंटवारे को जिम्मेदार ठहराया है। करण माहरा ने कहा कि यदि बड़े नेताओं को टिकट दिया जाता तो कांग्रेस इस तरह नहीं हारती। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत करण माहरा के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन इस पर अब हरीश रावत ने साफ साफ कह दिया है कि अगर सीनियर नेता चुनाव लड़ते तो भी हारते। कहा उन्होंने, पर नतीजा इतना होता है कि जहां हम 2.25 लाख 2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50-1,000 कम से हारते। यही नतीजा होना का। क्योंकि इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है। पहाड़ों का विश्वास हम पर इस चुनाव में नहीं जमा है। उस विश्वास को कैसे हम रिगेन करें, हम फिर उसके अंदर घुसे, उस पर हमको मनन करना चाहिए। प्रदेश सरकार ने वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों को और अधिक मजबूत किया है। दरअसल अब वन पंचायत के सरपंच भी वन अधिकारी की तरह अवैध पातन, लकड़ी तस्करी, अवैध खनन आदि पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। इस पर खुशी जताते हुए वन पंचायत के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। मुख्य रूप से जो उत्तराखंड के वन प्रबंधन के दृष्टिगत वन पंचायत यहाँ की बहुत ऐतिहासिक ऐसी संस्था है जहाँ पूरे विश्व में अपने आप में एक अनोखी संस्था है और सामुदायिक वानिकी के लिए जो है वो सर्व विश्व में जानी जाती है। 1930 से लेके ये संस्था यहाँ बनी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें अवस्थित है और इनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ आवश्यकताएं थी, नियमावली बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो सरकार ने उसको हम लोगों ने यहाँ चेंजेस किए हैं। इसी क्रम में जो वन पंचायत के सरपंच हैं उनको उनके अधिकारों से उनको परिपूर्ण किया गया है। उनको ऐसी पावर दी गई है जो इनकी वर्तमान में आवश्यकता थी, वो वनाधिकारी के रूप में उनको ट्रीट किया गया है। साथ ही में उनके वन क्षेत्र में जो वन पंचायत का क्षेत्र है वहाँ पे अगर किसी प्रकार का वन अपराध होता है जो मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसके लिए वो अपना जुर्माना भी दर्ज कर सकते हैं। कोई कूड़ा वन पंचायत क्षेत्र में करता है, कोई अतिक्रमण की कार्रवाई करता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के उनको अधिकार दिए गए हैं। उत्तराखंड में पहली बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। पहली बारिश ही हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गाड़ियों के तैरने की तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों ने न सिर्फ सरकार की मानसून को लेकर तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि प्रशासन के दावों की भी पोल खोलकर रख दी है। देखिए, मानसून में हर साल उत्तराखंड में आप देखिए कि भारी तबाही होती है। मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की दिक्कत रहती है। हरिद्वार उधम सिंह नगर में बाढ़ जो है हर साल आती है और कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में आते हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है स्वाहा हो जाती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखिए बड़ी भौगोलिक विषम परिस्थितियां हैं, वहां लैंड स्लाइडिंग होती है, जगह जगह रास्ते टूट जाते हैं। हम सरकार को लगातार चेताने और जगाने का काम करते हैं कि जो है मानसून के लिए पहले से ही व्यापक तैयारियां करनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्णी निंद्रा से जो है उठती नहीं है और कहती है कि विपक्ष जो है अनर्गल आरोप लगा रहा है। आप
देखिए कल पहली ही बारिश में जिस तरीके से हरिद्वार में जो है तमाम गाड़ियां बह गई, तमाम जो है जल भराव की दिक्कतें हो गई, तमाम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह मार्ग बाधित हो गए, लैंडस्लाइडिंग जो है जगह जगह देखने को आई है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं मंगलौर सीट को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी को जीत दिलाने की बात कही। भाई आकाश शर्मा जी और यहाँ की जनता का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने लोकसभा के लिए यहाँ से मुझे अपना सांसद बनाने के लिए वोट डाला है। आज जो हमारी बैठक का विशेष आयोजन हुआ है वो जो मंगलौर विधानसभा है, जो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है, वो जीत की शुरुआत ये यहाँ से होगी, नारसन से कला से होगी और एक इतिहास इस बार बदलेगा मंगलौर विधानसभा का कि यहाँ भी डबल इंजन लगेगा, विकास का इंजन लगेगा। राहुल जी, हाजी काजी के अब तक जो यहाँ पर गिरा है, हाजी जीतने वाला है न काजी जीतने वाला है। इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं करतार सिंह जी, इस बार करतार कमाल दिखाएगा। राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। वहीं इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। उम्मीद है कि आने वाले समय में लोकतंत्र में अच्छी लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। वहीं इस पर चुटकी लेते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस में उत्साह होना स्वाभाविक है, लेकिन करण माहरा से ये पूछना चाहिए कि उत्तराखंड कांग्रेस का राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने में क्या योगदान है। मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। राहुल गांधी जी की जो शख्सियत है, जिनको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया, उनकी इमेज खराब की ना, उस आदमी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पहली उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें जो उनका कलेवर था, जो उनका एक रंग निखर के बाहर आया और वो जो जनता के बीच में पैदल चले जान को खतरे में डालकर। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकानें और जो देश में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने के लिए जो कवायद चल रही थी इस देश में, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने भरसक मेहनत की और लोगों को इसके लिए कन्विंस किया। और आज वो नेता जिससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको निष्कासित ही नहीं किया, उनके बयानों को, उनको बोलने से मना करने के साथ साथ उनके मकान को भी आनन फानन में खाली कराने के निर्देश दे दिए, जो एक मिसाल है इस देश में। तो जिस आदमी से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इतना घबराती है, वो आदमी आज नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठा है। तो इसके नितांत संदेश है कि आने वाले समय में लोकतंत्र में अच्छी लड़ाइयां होंगी और लोकतंत्र जीवित रहेगा। लोकतंत्र को जो खतरा है और संविधान को जो खतरा है, उससे लड़ने वाला एक वीर अब वहां नेता प्रतिपक्ष के रूप में है। देखिए, कांग्रेस में उत्साह होना स्वाभाविक है कि 10 साल बाद वो इस स्थिति में आ पाए हैं कि वह नेता प्रतिपक्ष अपना खड़ा कर पाए, 54 की संख्या से ऊपर वो जा पाए। लेकिन करण मेहरा से ये पूछिए आप लोग कि उनका उसमें योगदान क्या है। अगर आज कांग्रेस वहां पर अपना नेता प्रतिपक्ष बना पाई है, ये उनके लिए उत्साह का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें उत्तराखंड ने की कांग्रेस ने क्या योगदान किया, वो पहले अपने गिरेबान में जाके अपनी स्थिति को स्पष्ट करें और तब आगे बात करें। जिन लोगों के कारण वो नेता प्रतिपक्ष बन पाए, वो तो एक बार उनको ठीक है, वो उत्साह में रहेंगे, स्वाभाविक बात है। उनके लिए नेता प्रतिपक्ष बनना ही बहुत बड़ी बात थी, एक बड़ी चुनौती थी, उसको पार कर पाए, वहां बन पाए। लेकिन उत्तराखंड का उसमें 0 योगदान है, ये बात सबको मालूम है और करण मेहरा को इसका अवसाद होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में सीडीओ झरना कमठान की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं इस पर जानकारी देते हुए देहरादून की सीडीओ झरना कमठान ने कहा कि सभी बैंकों के साथ समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि पिछले साल का प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा है और इस बार हमारा सीडी रेशियो लगभग 40% है।
जिसे बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी बैंक्स के साथ में समीक्षा की गई तो ये पाया गया कि हमारा जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है काफी अच्छा रहा है, जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं हमारे। और इसके अलावा बैंक्स को सीडी रेशो इंक्रीज करने पर इस विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए। जैसे हमारा सीडी रेशो 40% के आसपास है तो 40% से ऊपर ले जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैंक्स को रिकवरी बढ़ाने के लिए एनपीए पे विशेष जोर देने के लिए भी बताया गया। साथ में जो हमारे स्वरोजगार परक विभाग हैं, जो बैंक से रिलेटेड स्कीम्स हैं, उसमें भी टारगेट अचीव करने के लिए बताया गया। गत वित्तीय वर्ष में हमने अधिकांश विभागों में जो टारगेट्स हमें दिए गए थे वो अचीव करे हैं। तो इस वित्तीय वर्ष के भी अब लगभग सभी टारगेट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो सभी विभागों को बैंक्स के साथ में बेहतर समन्वय स्थापित करके समय पर अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में बारिश का असर भी देखने को मिला। बात करें तो हरिद्वार की, यहां बारिश के वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कई गाड़ियां गंगा में बहती हुई दिखाई दी। वहीं बात करें उत्तरकाशी की, तो यहां चट्टान के खिसकने से चट्टान का मलबा सड़क पर आ गया है। इससे पहले काठ गोदाम में बारिश के दौरान पेड़ गिरने की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर अब हल्द्वानी में सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने इस घटना को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए काठ गोदाम थाने प्राथमिक दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि ये पेड़ की जड़ों को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर खोदा जा रहा है, जिससे कि सालों पुराने पेड़ एक हल्की सी बरसात में ही गिर गए। से घोर लापरवाही बरती जा रही है प्रशासन द्वारा रोड चौड़ीकरण के नाम पर। आपने देखा कि जो पेड़ बहुत सालों पुराने जो वृक्ष थे, उनके चारों ओर की जो जड़ है वो खोद दी गई जेसीबी द्वारा, और जो आज वर्षा के चलते वो पेड़ गिर गया क्योंकि उसकी जड़ें कमजोर हो चुकी थी। जान माल का खतरा हो सकता था। एक गाड़ी भी चपेट में आई जो पर्यटक की थी दिल्ली, और जिसमें बच्चा भी बैठा हुआ था। कल से स्कूल भी खुल रहे हैं, सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों की आवत जावत होगी, और ऐसे कई पेड़ों की इन्होंने जड़ें जो है मिट्टी खोद दी है, जो कि एक खतरा बना हुआ है। हम लोग थाने में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने आए हैं क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस जो इन्होंने किया है। एक तरफ पेड़ शिफ्टिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ पेड़ की जड़ें इन्होंने खोखली कर दी हैं। ये हम लोग क्या एक सोशल वेलफेयर में काम करते हैं, तो उसकी सूचना में पहले भी मिली थी। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे हमने यहाँ पर एक जागरूकता अभियान भी किया था। तो हमारा सरकार से, संबंधित सरकार से ये था कि इन पेड़ों को बचा के अगर दूसरा ऑप्शन कुछ तलाशा जा रहा है, वहाँ पे छोड़ दिया जाए जहाँ पे कई साल 100 साल पुराने वृक्ष हैं। और जो भी काम शुरू हुआ चौड़ीकरण का, तो कहीं ना कहीं वो पेड़ था जो ऐसी जद में आ गया कि वो उसकी जो रूट्स थी वो मिट्टी से बाहर आने लगी। तो आज ये इतनी बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। तो हमारा संबंधित सरकार से यही एक आग्रह है, अगर हो सके तो इन पेड़ों को बचा लिया जाए, क्योंकि ये सभी के लिए है, सिर्फ एक पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है। तो वहीं इस पूरे मामले पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर ऐसे पेड़ हैं जिनसे जान माल का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसी जगहों पर पेड़ की लॉपिंग इत्यादि कर उसे खतरे को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो पेड़ गिरा है उसको हटाने का काम जारी है और जल्दी ही इस सड़क पर यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। गोदाम में भी एक पेड़ गिरने की सूचना मिली, जिससे मौके पे सड़क बंद है, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है और निर्देशित किया गया कि तत्काल इसको खोलें। और सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया कि हमारा रिस्पांस अच्छा हो, तत्काल हो, और डिजास्टर में जो कहीं से भी फोन आता है, किसी को भी फोन आता है, तत्काल फोन उठने चाहिए। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाँ पे भी लूज सॉइल है, जहाँ पे भी ऐसे पेड़ हैं जो कि गिर सकते हैं, इनकी पहले तो लॉपिंग होनी चाहिए क्योंकि उसका वजन कम हो जाता है उससे, उसके बाद गिरे भी तो नुकसान कम होता है। और जहाँ पे ये लगता है कि नहीं वाकई ये गिर ही सकता है और लॉपिंग की भी संभावना नहीं है, तो उसमें जो भी एज पर रूल्स उसके कटिंग है वो कीजिए। प्रदेश में मानसून को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। आपदा के समय किस तरह से काम किया जाएगा, इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है।
इसमें हमने डिपार्टमेंट लेवल पे ही बात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी विस्तृत बैठक ली, हमारे लेवल पे डिपार्टमेंट लेवल पे बैठक उसके साथ बैठकें हुई। मैं नहीं था तो अपर सचिव ने अपने स्तर पर बैठकें करी, तो डिफरेंट लेवल पे हमने बैठकें करी है। फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी किस तरह से कहीं भी लैंडस्लिप आता है तो उसकी सफाई करेगा। अभी हमने ये भी किया है, जीपीएस मॉनिटरिंग होगी, उसका डैशबोर्ड होगा, कौन गाड़ी कितनी देर चली। अब तक जो होता था जीपीएस सिर्फ उसको हम देखते थे जीपीएस मूवमेंट हो रही है, अब हम सिर्फ मूवमेंट ट्रैक नहीं करेंगे, जीपीएस के साथ सेंसर भी लगाएंगे जो कि ये बताएगा वो कितनी देर चली है, वो जो मशीन है, जेसीबी मशीन या कोई भी मशीन। तो सारे में जीपीएस की ट्रैकिंग के साथ साथ वो कितनी देर चली है, कितना फ्यूल कंज्यूम किया है, कितना काम करा है, वो भी हमें बताएगा, ताकि वो कंप्लीट मॉनिटरिंग होगी। फिर इसमें ये नहीं होगा कि काम हुए नहीं, उन्हें दिखा दिया कि काम हो गया। एक तरफ जहां मॉनसून को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दरअसल बरसात के कारण उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग भी अब दुरुस्त है और तैयार है। पहाड़ में देखिए कुछ क्रॉनिक लैंडस्लाइड एरियाज हैं जहां पे हम लोग हमेशा मशीनें अपनी प्लेस करते हैं, जिससे कि या जो आवागमन है ज़्यादा टाइम तक के लिए बाधित नहीं हो बारिश की वजह से। कुछ नए एरियाज डेवलप होते हैं जिनके लिए हमको फिर आसपास से मशीन मोबिलाइज करनी होती है। हमारा एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, तकरीबन पूरे प्रदेश में 400 के आसपास मशीन हम लोग डिप्लॉय करते हैं। कुछ विभागीय मशीन होती हैं, कुछ हम लोग जिले लेवल पे प्रोक्योर करते हैं, हायर करते हैं। कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट सड़कें जो हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के रख रखाव में हैं, डीएलपी में हैं, तो उसमें उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि वो लोग अपनी मशीनें लगाएं। और जहाँ पे भी इस तरह की स्थिति आती है, कहीं पे अगर रुकावट आती है, कहीं पे मशीन कहीं पे रोड बंद होती है, तो उसके हिसाब से इमीडिएटली उस पर हम लोग खोलने की कार्रवाई करते हैं। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।